नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास और मारवाड़ के इतिहास में हमने पढ़ लिया था रणमल। तो रणमल के बारे में हमने पढ़ा कि रणमल की 1438 ईस्वी के अंदर मेवाड़ में क्या हो जाती है, हत्या। बारबली के सहयोग से कुंभा इसकी जहर देकर हत्या करवा देता है। इसका एक पुत्र था राव जोधा। तो राव जोधा है वो उसी समय मेवाड़ में ही था जब रणमल की हत्या की जाती है। और राव जोधा वहां से बच निकला और कहा जाता है मारवाड़ पे। पीछे से उस समय मेवाड़ का शासक जो था राणा कुंभा। राणा कुंभा ने मेवाड़ का जो मंडोर दूत था उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। राव जोधा अब शासक बनेगा, राव जोधा। तो हम पढ़ने वाले हैं राव जोधा। इसका शासन रहेगा 1438 से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है शासकों की जो डेट होती है। कुछ शासक ऐसे आएंगे जिनकी डेट इंपॉर्टेंट रहेगी, वो मैं बताना चलूंगा आपको कि कौन से शासक की डेट इंपॉर्टेंट है। 1489 ईस्वी तक ये शासक रहा। तो राव जोधा जब मेवाड़ से सकुशल निकला तो उसने सर्वप्रथम आते ही बीकानेर पहुंचता है और बीकानेर के काहुनी गांव में क्या लेता है, शरण लेता है। तो राव जोधा जब मेवाड़ छोड़ता है अपने पिता की हत्या के पश्चात, तो कहां आकर ठहरता है और किस गांव में शरण लेता है, बीकानेर के काहुनी गांव में। इधर जोधपुर का जो दुर्ग है मंडोर, उस पर अधिकार हो चुका है कुंभा का। ये कई बार बीकानेर से इस कोहनी गांव से कई बार आक्रमण करता है मंडोर पे, लेकिन हर बार क्या रहता है, असफल होता है। काफी दिनों तक इसने संघर्ष किया लेकिन सफल। इसका शासनकाल जो रहेगा वो लगभग 51 वर्षों तक रहेगा। ये पूछा हुआ है, तभी बता रहा हूँ। एक बार एग्जाम में पूछा था राव जोधा का शासनकाल कितने वर्षों तक रहा, तो 51 वर्षों तक इसका शासन रहा था। कुंभा का अधिकार हो जाता है। ये बार बार आक्रमण करता है मंडोर को प्राप्त करने की, लेकिन हर बार क्या रहता है, असफल होता है। कभी ये भेष बदलकर, कभी मजदूर का भेष लेकर, कभी किसान का भेष लेकर कहां घूमता रहता है, मारवाड़ की सीमाओं में घूमता रहता है। तो हुआ क्या था, देखना यहाँ पे देखने वाली बात है कि एक बार क्या हुआ कि ये जोधा है वो किसान का भेष लिए मारवाड़ रियासत में घूम रहा था। तभी यह जा पहुंचा किसी जाट के घर, और जाट के घर जाते ही वहां बना रही थी जाटनी खींचड़ा, बाजरे का खींचड़ा। और जैसे ही राणा जोधा ने खाने के लिए कहा, तो जाटनी ने इसको थाली में जो गरम जो खींचड़ा था वो थाली में लाकर दे दिया। और इसने क्या किया, जैसे ये थाली थी, इसमें यहाँ पे एक खींचड़ा डला हुआ था, इसमें उस गरम खींचड़े के बीच में हाथ डाल दिया और अपना हाथ जला लिया। जाटनी को पता नहीं था कि ये राव जोधा है। तभी जाटनी ने कहा कि राव जोधा और तुम दोनों बेवकूफ हो। तो उसने कहा कि हम दोनों पागल कैसे हैं, बेवकूफ कैसे हैं। बोली यही गलती तो राव जोधा कर रहा है कि बार बार किस पे, मंडोर पर आक्रमण कर रहा है, और यही गलती तुम कर रहे हो कि खींचड़े के बीच में हाथ डाल रहे हो। अगर तुम इसे किनारों से खाओगे तो ये ठंडा है, यहां से हाथ नहीं जलेगा। और यही गलती राव जोधा कर रहा है। अगर वो मंडोर पर आक्रमण ना करने की बजाय उसके आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करे और आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू करे, तो उसका अधिकार मंडोर पर जल्दी हो जाएगा। यह बात राव जोधा को पसंद आई। जाटनी को पता नहीं था कि यह राव जोधा है, और उसने ऐसा ही किया। उसने मंडोर के आसपास के जो क्षेत्र थे उनको जीतना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जब चारों ओर से धीरे धीरे इनको क्या बनाने लग गया, जागीर बनाकर सामंत प्रथा की शुरुआत कर देता है। फिर एक दिन आ ही गया जिसका उसे वर्षों से इंतजार था, और वो दिन कब आया, 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में मंडोर दुर्ग की जो रक्षा का भार है वो किसके पास था, हाड़ा, हिंगोला और अक्का सिसोदिया।
जो मंडोर दुर्ग था उसका बाहर कुंभा ने किसको सौंप रखा था? हाड़ा हिंगोला और अक्का सिसोदिया को सौंप रखा था। 1453 में राव जोधा ने मंडोर पर आक्रमण किया। हाड़ा हिंगोला अक्का सिसोदियों की हत्या करके उसने मंडोर पर विजय प्राप्त कर ली। उसके पश्चात जो मंडोर के चारों ओर का क्षेत्र उसने जीता था, उनको क्या बना दी? जागीरें बना दी। जागीरें बनाकर उसमें सामंत छोड़ दिए। इस प्रकार राव जोधा के काल में मारवाड़ में क्या शुरू होती है? सामंत प्रथा शुरू होती है। सामंत प्रथा शुरू होती है रियल में राव चूड़ा के समय, लेकिन इसने इसको बहुत ज्यादा विकसित किया। इसलिए मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक जो संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक है, वो किसको माना जाएगा? राव जोधा को माना जाएगा। इससे पहले राव चूड़ा ने भी प्रतिहारों से मंडोर लेकर उनको क्या किया था? सामंत बनाया था प्रतिहारों को। तो सामंत प्रथा की शुरुआत तो राव किसके समय होती है? राव चूड़ा के समय होती है। लेकिन वास्तविक सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाएगा? राव जोधा को माना जाएगा। अब मंडोर पर इसका अधिकार हो चुका है। अब इधर क्या होता है कि एक संधि की जाती है। अभी भी दोनों मारवाड़ और मेवाड़ में दोनों में संघर्ष शुरू है, तो इसलिए एक संधि होती है हंसाबाई की अध्यक्षता में। हंसाबाई उसमें संधि में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है और उस संधि को नाम दिया जाता है, यह संधि होती है 1453 ईस्वी में ही, जिसे बोला जाता है इतिहास में आवल बावल की संधि। इस आवल बावल की संधि में 1453 में मेवाड़ से तो कौन था? राणा कुंभा। मेवाड़ से कौन था? राणा कुंभा। और मारवाड़ से कौन था? राव जोधा। और इस मध्यस्थता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी इस संधि की? वो की थी हंसाबाई ने। इधर लिख देते हैं, हंसाबाई ने इसकी अध्यक्षता की थी। संधि रखी क्यों गई थी? संधि की शर्तें क्या थी? शर्तें यह थी कि मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा थी उसका निर्धारण किया गया था इस संधि के तहत। तो इस संधि से क्या हुआ? मारवाड़ और मेवाड़ का संघर्ष खत्म हो चुका था और उनकी सीमाओं का निर्धारण हो चुका था। कि सीमा का निर्धारण किया गया, और जब यह निर्धारण किया गया उस समय उसका मिडिल पॉइंट या बॉर्डर किस स्थान को रखा गया था? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का जो मध्य बिंदु था, जो दोनों पक्ष था, बॉर्डर था, वो किसको रखा गया था? वो रखा गया था सोजत शहर को, जो कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है। इसी के साथ मारवाड़ और मेवाड़ की जो शत्रुता थी वो खत्म हो गई। और इसी संधि के बाद में जो राणा कुंभा था उसका एक पुत्र था रायमल। वो था रणमल, यह है रायमल। और इधर राव जोधा की पुत्री थी जिसका नाम था संगार देवी। इन दोनों का क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। अब इस विवाह की जानकारी हमें मारवाड़ के इतिहास में तो नहीं मिलती है। मारवाड़ की जो ख्याल है या जो इतिहास है उसमें इस विवाह की कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन मेवाड़ में जो चित्तौड़ दुर्ग है, उस चित्तौड़ दुर्ग में एक बावड़ी बनी हुई है, जिस बावड़ी को कहा जाता है गोसुंडी की बावड़ी। उस गोसुंडी की बावड़ी पे लगी प्रशस्ति के अनुसार कि इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? श्रृंगार देवी ने करवाया था, जो किसकी पुत्री थी? राव जोधा की पुत्री। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ हुआ था? रायमल के साथ हुआ था। इस विवाह की जानकारी भी वहीं से मिलती है। और गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? श्रृंगार देवी ने करवाया था। यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। जो मारवाड़ की सीमाएं हैं उनका सर्वाधिक जो विकास हुआ था वो राव जोधा के काल में हुआ था। इसने काफी क्षेत्र जैसे फलोदी, पोखरण, जो नागौर का जो क्षेत्र था, जैसलमेर का जो क्षेत्र था, उन पर काफी क्षेत्र पर अपनी सीमाओं का विस्तार किया। अब इसका राज्य बहुत बड़ा हो चुका था, तो इसे एक दुर्ग की आवश्यकता थी। राजा के लिए सबसे बड़ी चीज होती है एक दुर्ग। दुर्ग तो इसके पास है मंडोर, लेकिन ये एक नया दुर्ग की स्थापना करना चाहता है जो बहुत ही बड़ा हो। तो ये क्या करता है? 1459 ईस्वी में एक तो दुर्ग बनाता है, कौन सा? मेहरानगढ़।
गढ़ वह दूसरा काम क्या करता है, जोधपुर शहर बसाता है। ये दोनों काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं, जोधपुर शहर के बारे में तो बाद में पढ़ लेंगे, जब शहर की बात करेंगे तब। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करते हैं। ये दुर्ग की एक दुर्ग बनाने के लिए, बड़ा दुर्ग बनाने के लिए एक अच्छी जगह की व्यवस्था चाहिए, बहुत ही अच्छी जगह चाहिए जहाँ पानी भी हो, ऊंचाई भी हो, पहाड़ी पे हो। तो उसकी तलाश में ही था, तभी से एक पहाड़ी मिली जोधपुर शहर के बाहर, जिस पहाड़ी को कहा जाता था चिड़ियाकुट पहाड़ी। उसने जहां पानी की अच्छी व्यवस्था भी थी, अब इस पहाड़ी पर क्या हो कि एक बाबूजी रहता, बाबाजी का नाम क्या हो, चिड़ियानाथ जी। और इसीलिए इस पहाड़ी को कहा जाता है चिड़ियाकुट पहाड़ी। पूछा जाता है कि जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है वो कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है, चिड़ियाकुट पहाड़ी पे। अब वो बाबा जी ने तो राज जोधा जाके बोले, भाई बाबा जी थान तो धोनी तो पड़ी है, भक्ति करनी है, कड़े भी कर लो, बड़े पानी की अच्छी व्यवस्था है, मैं दुर्ग बना लू और इधर रहवा लाग जाऊं। तो चिड़ियानाथ जी मानना को नहीं, अभी पक्का भगता बोले ना, अब आज तो कौन चल रहा है, मैं अरे दुर्ग बढ़ावा दे बोली ना। जोधा बोले वो तो दुर्ग बढ़ाऊंगा उठे। अब यहाँ करता करता दुनिया ने तू मैं होगी और लड़ मेरा अच्छा तरह गुड़ पड़ा। अब बाबू जी के आपको चिमटो उठायो दूनी मग दूनी गमा उठाई दूनी और गाली अपनी जोड़ी गमा और चाल पड़ा, बोले जा बना ले ध्रुव। मैं भी शराब देके जा रहे हैं, ध्रुव की नींव रखी और रखता ही पानी खत्म हो जाएगा। अब राव जोधा टेंशन में कि ध्रुव तो बनानो तो थे ही, और लेकिन अगर पानी खत्म हो जाएगा तो ध्रुव बनावा को फायदो के। काफी दिन बीत के बाद में कोई सलाह दी कि अगर इस ध्रुव की नींव आपा कोई चमत्कारिक महिला या पुरुष रखवा लिया तो यो पानी कौन चुकर। बाद में करणी माता, जिसका वास्तविक नाम था रिद्धि बाई, उसको लाया गया और इस ध्रुव की नींव किसके द्वारा रखवाई गई, करणी माता के हाथों रखवाई गई। और ये जो ध्रुव था, तो कहा जाता है कि राव जोधा है वो करणी माता को बीकानेर से अपने कंधों पर बिठाकर लाए थे और उसके बाद में इस दुर्ग की नींव रखी थी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी, करणी माता ने। या इनका दूसरा नाम क्या था, वास्तविक जो नाम था इनका वो था रिद्धि बाई। तो ये कहा जाता है इस दुर्ग के बारे में। अब इस दुर्ग के कई नाम है। इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। इस दुर्ग है, इसकी जो आकृति है वो मयूर के समान होने के कारण मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। इसे काग मुखी भी कहा जाता है। कई नाम है जो हम आगे किले पढ़ेंगे, फोर्ट ऑफ राजस्थान पढ़ेंगे, उसमें पढ़ने को हमें मिलेगा। अब उस समय एक भ्रांति थी, उसमें एक मतलब रिवाज चलता था कि अगर कोई व्यक्ति दुर्ग बना रहा है और उसमें अगर किसी जीवित व्यक्ति की बलि दे दी जाए, उस व्यक्ति की इच्छा से, या नहीं कि मुंडी पकड़ के चिन्ह दियो दीवार में, लेकिन उसकी इच्छा से अगर वो अपनी बलि देता है और उसे नींव में दफना दिया जाता है, तो उस वंश का शासन, उस वंश का अधिकार उस दुर्ग पर हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि इस दुर्ग में राजिया, जो निमन जाति का व्यक्ति था, राजिया भामी ने अपनी बलि दी थी। और एक राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें जीवित व्यक्ति की बलि दी हुई है। राजिया भामी की बलि दी गई थी और इसके बदले में इसके परिवार को बहुत सारे धन, जमीन और वो मिला था। और यही एक इसके परिवार को मेहरानगढ़ में जाने की अनुमति भी मिली थी इसी के साथ। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों ने इस दुर्ग के बारे में कहा है। इससे पहले कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के बारे में यह कहा है, इसकी ऊंचाई और बहुत सारी खिड़कियां होने के कारण, इसमें बहुत सारी खिड़कियां थी, तो इनमें बहुत सारी खिड़कियां और ऊंचाई अधिक होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि राव जोधा के जो पुत्र थे या उसके जो बेटे थे वो अपनी हुकूमत यानी अपने शासन पर इस दुर्ग के खिड़कियों से नजर रख सकते थे, इतनी ऊंचाई पर होने के कारण। इसी के अलावा रूडियाल,
कीपलिंग, रूडयार्ड कीपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा। रूडयार्ड कीपलिंग एक लेखक थे जिनकी बुक है द जंगल बुक। जो मोगली वाला नाटक आता है जंगल में, वो टीवी में वो इसी बुक पर आधारित नाटक है, रूडयार्ड कीपलिंग के। तो रूडयार्ड कीपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण परियों तथा देवताओं द्वारा किया गया है। तो ये हमने दुर्ग पढ़ा, मेहरानगढ़ दुर्ग। इसके अलावा अगर अब राजा है राव जोधा, तो जाहिर सी बात है अपनी कुलदेवी और आराध्य देवी के मंदिर तो बनाएगा ही बनाएगा। तो इसने जो राठौड़ वंश है उसकी कुलदेवी कौन थी? नागनेचिया माता। नागनेचिया माता का मंदिर भी इस दुर्ग में बनवाया। और आराध्य देवी कौन सी थी? दुर्ग के पीछे की जो साइड है उसके अंदर इसकी आराध्य देवी जो है चामुंडा माता, उसका मंदिर भी बना हुआ है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर और नागनेचिया माता का मंदिर भी कौन बनाता है? राव जोधा बनाता है। और यह दुर्ग कब बना था? 1459 ईस्वी में। राव जोधा ही अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब क्या करने, शहर बसा लिया, जोधपुर शहर बसा लिया, उसे राजधानी भी बना लिया। राजधानी अब क्या होगी? मारवाड़ की राजधानी पहले क्या थी? मंडोर, अब कौन सी है? जोधपुर। जोधपुर शहर बसाया तो उसने राजधानी भी किसको बना लिया है? जोधपुर शहर को बना लिया। अब बात करते हैं इसके पुत्रों के बारे में। तो कई इतिहासकार अलग अलग पुत्रों के बारे में, कोई इतिहासकार कहता है कि इसके 7 पुत्र थे, कोई इतिहासकार कहता है इसके 19 पुत्र थे, कोई कहता है 20 थे, कोई कहता है 21 थे। लेकिन मुख्य रूप से हमें 4 पुत्रों के बारे में जानकारी मिलती है जो हम देख लेते हैं। तो पहला है दुद्दा, उसके बाद में राव, बीका, राव सातल और दूसरा सुज्जा। ये 4 पुत्रों के बारे में पढ़ता है। दुद्दा ने स्वतंत्र नागौर जो जिला था उसके अंदर मेड़ता शहर बसाया और मेड़ता में ही एक 4 भुजा मंदिर का निर्माण कर दिया। 4 भुजा मंदिर का निर्माण करवाया और इस मेड़ता पर इसने क्या करना शुरू कर दिया? शासन स्टार्ट कर दिया 1461 ईस्वी से। और इस पर जो मेड़ता दुद्दा ने मेड़ता शहर बसाया और इस पे स्वतंत्र रियासत के तौर पे शासन करना शुरू कर दिया। इसके जो वंशज थे वो आगे चलकर मेड़तिया क्या कहलाए? राठौड़ कहलाए। इसलिए एक राठौड़ शक्ति का दूसरा केंद्र उभर के आया। मारवाड़ पहले राठौड़ों के दिन था, दूसरा केंद्र उभर के आया जो कौन सा था? मेड़ता। और 1461 से लेकर 1604 ईस्वी तक दुद्दा के वंशजों का इस पर अधिकार रहा। लेकिन जोधपुर के राजा सूर सिंह ने इसे बाद में किसमें मिला लिया था? 1604 में जोधपुर में मिला लिया। उसके बाद थे राव बीका। राव बीका ने 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र था जांगल, जिसे कहा जाता था जांगल प्रदेश, उस पर एक स्वतंत्र रियासत का और बीकानेर शहर बसाया। तो यहां से एक नई शाखा उभर के आएगी बीकानेर के राठौड़। किसने? राव बीका ने। तो हम इसके बाद में मारवाड़ के राठौड़ के बाद में बीकानेर के राठौड़ पढ़ेंगे, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये 1465 में राव जोधा के पुत्र है राव बीका ने कौन सा शहर बसाया? बीकानेर शहर बसाया और जांगल प्रदेश को जीतकर करणी माता के आशीर्वाद से इन्होंने ये प्रदेश जीता और वहीं पे अपनी एक नई रियासत स्टार्ट कर दी। जो राव सातल है वो इसके बाद में क्या बनेंगे? इसके शासक बनेंगे और ये इनका भाई है जो इनकी मृत्यु के बाद शासक बनेगा। इनके पुत्रों के बारे में पढ़ा। अब एक नई चीज आती है
नौकुटी, नौकुंटी मारवाड़। तो अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह मारवाड़ के राठौड़ों की दो शाखाएं निकली, एक मेड़ता और एक बीकानेर। इसी प्रकार कालांतर में आगे चलकर मारवाड़ों की 9 शाखाएं निकली थी, कुल मिलाकर 9 शाखाएं निकली थी। उन 9 शाखाओं के जो राज्य थे उन्हें कहा जाता है नौकुंटी मारवाड़। उन्हें क्या कहा जाता है? नौकुंटी मारवाड़। ये जोधपुर शहर, यहाँ बीकानेर, और यहाँ हरियाणा में हिसार क्षेत्र था, और यहाँ अधिकार था बहलोल लोधी का, और उसका सेनापति जो था उसका नाम था सारंग खां। उस सारंग खां ने जो राव जोधा है उसका एक भाई था कांगल सिंह, उस कांगल सिंह की हत्या कर दी। किसने? सारंग खान ने। कहा? हिसार, हरियाणा। अच्छा, ठीक है। तो उसका बदला लेने के लिए राव जोधा यहां से गया हिसार, और उसने उसके साथ था कौन? राव बीका भी। राव बीका भी उनके साथ थे, और वहां उन्होंने सारंग खां की क्या कर दी? हत्या। किसने? राव जोधा ने। जब यह युद्ध हुआ और उसके बाद में ये वापिस आ रहे थे, तब राजस्थान में चूरू क्षेत्र पे कहीं रुके हुए थे। उस समय राव जोधा ने राव बीका है उसकी वीरता को देखा, और राव जोधा चाहते थे कि मारवाड़ का शासक कौन बने? सातल देव या राव सातल बने। इसलिए उसे लगा कि अगर राव बीका है, वो वीर है, योद्धा है, अगर उसने मारवाड़ पर अधिकार करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से शासक कौन बनेगा? राव बीका। इसीलिए उसने, राव जोधा ने वचन मांगा था राव बीका से कि आने वाले समय में तुम कभी भी मारवाड़ के लिए अपने भाइयों से युद्ध नहीं करोगे। तो उसने वचन दिया राव बीका ने, इसीलिए तो एक स्वतंत्र रियासत बीकानेर बसाई और वहां अपना राज्य करने लगा। लेकिन उस समय राव बीका ने भी एक वचन लिया था। किससे? राव जोधा से। वचन यह था कि आपकी मृत्यु के पश्चात जो आपके राजकीय चिन्ह है, तलवार है, मुकुट है या ढाल है, वो किसको मिलने चाहिए? राव बीका को मिलने चाहिए। इसलिए इसने मारवाड़ के लिए कभी भी संघर्ष नहीं किया। राव जोधा की एक पत्नी थी प्रिय जसमा दे, जिसका नाम था जसमा दे। उसने मेहरानगढ़ दुर्ग में एक किले का बावड़ी का निर्माण करवाया, जिसे कहा जाता है रानीसर तालाब। तालाब का निर्माण करवाया जिसे कहा जाता है रानीसर तालाब, और इसी रानीसर तालाब से मेहरानगढ़ को पेयजल आपूर्ति की जाती है। और ये जो राव सातल था वो किसका पुत्र था? जसमा दे का पुत्र था। जसमा दे के प्रभाव में आकर ही राव जोधा किसको राजा बनाना चाहते थे? राव सातल को। तो किस तरह राव सातल को राजा बनाएंगे ये हमने पढ़ा। इसके अलावा राव जो जोधा है उनकी माता थी, उनका नाम था कोडमदे। कोडमदे ने बीकानेर के अंदर कोडमदेश्वर तालाब का निर्माण करवाया। तालाब या बावड़ी का निर्माण करवाया था, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। क्या है? पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बावड़ी पढ़ेंगे तब और पढ़ लेंगे इसको, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं। राव जोधा की मां थी, कौन थी? कोडमदे। कोडमदे ने बीकानेर में कोडमदेश्वर शहर भी है, कोडमदेश्वर शहर, उसके अंदर एक बावड़ी का निर्माण करवाया था, कोडमदेश्वर बावड़ी, जो पश्चिमी राजस्थान की क्या है? बहुत ही सबसे प्राचीन
बावड़ियों में से एक है। देखो राव जोधा, राव जोधा है वो शासक बना है मारवाड़ का 1453 में, जैसा हमने पढ़ा। और इसके पिता है, उसकी मृत्यु हो चुकी है 1438 में। मतलब इनके बीच में कितने वर्षों का गैप है? 15 वर्षों का गैप। इन 15 वर्षों में इन्होंने मारवाड़ के राज्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए, अथक प्रयास किए, लेकिन इसे सफलता नहीं मिल रही थी। तो आपने एक रिवाज है कि जब आदमी बहुत ही मेहनत करे और उसके बाद भी कर्जो नहीं टूटे, घरा शांति नहीं आवे, तो क्या करें? वो सिर्फ एक ही काम करे, नारियल ले और बाबूजी के चले जाए कि भाई मैं क्या करूं। आपने तो यह हालत रहा है कि अगर भैंस एक दिन दूध भी नहीं दे तो लिया आखा और चालो गुजारा, अरे मालिक कौन करवा दियो है। तो वो भी तो कोई दिन गई हो 15 वर्ष आगे में, वो भी गई हो जी टाइम का कौन बाबूजी आ हड़बू जी। उस समय के पंचवीर लोक देवता पढ़ेंगे, राजस्थान के उनमें पढ़ेंगे, पंचवीर हड़बू जी थे। राव जोधा जब लगातार सफल हो रहा था तो ये हड़बू जी से मिले। हड़बू जी ने इन्हें मारवाड़ के शासक बनने और विजय का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा इन्होंने एक अश्व, हड़बू जी ने एक अश्व और एक कटार भी इन्हें भेंट की थी। और उसके बाद जब मारवाड़ का शासक बन गया राव जोधा, उसके पश्चात इन्होंने हड़बू जी को जोधपुर के अंदर बेंगटी गांव की जागीर दी और एक बैलगाड़ी भी दी उपहार में। हड़बू जी उस बैलगाड़ी से, उस बेंगटी गांव में रहते थे और हड़बू जी उस बैलगाड़ी से अपंग गायों की क्या क्या करते थे? सेवा किया करते थे। उनके लिए घास चारा जो भी था वो लाते थे, अपंग गायों की सेवा करते थे। तो वर्तमान में जो हड़बू जी का मंदिर है बेंगटी गांव जोधपुर में है और वहां किसकी पूजा की जाती है? उस बैलगाड़ी की ही पूजा की जाती है। 1489 ईस्वी में हो जाती है राव जोधा की मृत्यु और मृत्यु के पश्चात शासक कौन बनता है? इनका पुत्र राव शातल। और हड़बू जी अपना अंतिम समय है वो कहाँ बिताते हैं? सॉरी, राव जोधा अपना अंतिम समय कहाँ बिताते हैं? हड़बू जी के यहाँ बेंगटी गांव में ही बिताते हैं।